हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के नोट्स। तो एनसीईआरटी के नोट्स में हमने क्लास 11 के सारे नोट्स आपके सामने जो है वीडियो में दिए हैं और क्लास 10 के भी सारे वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12। तो क्लास 12 के इकोनॉमिक्स चैप्टर परिचय का लेसन नंबर 1 के ये नोट्स है जिसको जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके स्मरणीय बिंदु मतलब जो कीवर्ड्स है वो क्या हो सकता है तो वो पहले देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं उपलब्ध साधनों की तुलना में कई अधिक होती है। यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं और जो उसके पास हमारे पास जो संसाधन है, तो हमारी आवश्यकताएं हमारी इच्छा से जुड़ी हुई है। ठीक है, इंसान की आवश्यकताएं इंसान की इच्छा से जुड़ी हुई है। तो यही वजह है कि इंसान की आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरा आ जाती है। तो हमेशा क्या होती है, हमारी आवश्यकताएं उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक होती है, एक बात। दूसरी बात, यह संसाधनों की दुर्लभता को जन्म देता है। अब जिसके वजह से जब संसाधन कम है और जब हम उसको कंटिन्यूसली जब उसकी डिमांड हम करते रहेंगे ज़्यादा, तो उसकी दुर्लभता को जन्म देता है, उस संसाधन की कमी हो जाती है। तो संसाधनों की दुर्लभता जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसने अर्थशास्त्र को जन्म दिया है। अब समझिएगा बात, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि संसाधन को दुर्लभता, जिसकी वजह से संसाधन हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा है, लेकिन आवश्यकताएं ज़्यादा पूर्ति करते करते संसाधन क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। तो फिर यहीं से अर्थशास्त्र को जन्म होता है कि आप संसाधनों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, संसाधनों को कैसे पर्याप्त मात्रा में और सही मात्रा में सही जगह से सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र यहीं से जन्म होता है। तो संसाधन केवल दुर्लभ नहीं होते, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। मतलब संसाधन क्या है, एक संसाधन कई सारे उसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। मतलब एक वस्तु का कई सारे चीज़ों में हम इस्तेमाल उपयोग उसमें ला सकते हैं। फिर से वही चीज़ को फिर से रीयूज कर सकते हैं, फिर से उस चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो एक संसाधन केवल संसाधन नहीं होते और वो केवल दुर्लभ नहीं होता, अपितु उसके और भी कई सारे वैकल्पिक होते हैं, कई सारे विकल्प होते हैं और इससे चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अब जाहिर सी बात है कि जब विकल्प ज़्यादा होता है तो चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और चयन की समस्या मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के आवंटन से संबंधित है। तो आप समझिएगा अर्थशास्त्र की परिभाषा। ये तो हम संसाधन के विषय में बात किए कि मनुष्य की आवश्यकता और संसाधन की दुर्लभता। अब नेक्स्ट अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो अर्थशास्त्र दुर्लभ की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि दुर्लभ स्थिति दुर्लभ है, चयन करना मुश्किल है। अब अर्थशास्त्र क्या होता है, इसी व्यवहार को अध्ययन करने का नाम है। यानी कि जो संसाधन हमारे पास है तो उसमें से हम क्या चुनें जो हमारे बजट के हिसाब से हो, हमारे उस कैटेगरीज इस कंडीशन के हिसाब से हो जो कंडीशन के लायक हैं हम। ठीक है, एक बात ये हो गया। कहते ना लोग कि हमारी बजट इस चीज़ से बाहर नहीं है, हमारी बजट से ये चीज़ बाहर है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। मतलब कहने का संसाधन है मगर अपितु उसके चॉइसेस सीमित है, चॉइसेस सीमित करने पड़ते हैं उनके दुर्लभता की वजह से और उनके पास खुद के संसाधन कम होने की वजह से। दूसरे शब्दों में देखिए, अर्थशास्त्र एक विषय है, वस्तु है जो दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक उपयोग है विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। ठीक है, यानी कि संसाधन है लेकिन संसाधन को ऐसे इस्तेमाल किया जाए, विवेक से इस्तेमाल किया जाए, अकल से इस्तेमाल किया जाए, जिसका उपयोग भी हम कर पाएँ, उसका भोग भी कर पाए और उसका भोग करके अधिक से अधिक हमारा कल्याण हो और समाज का भी जो है फ़ायदा हो। पहली बात है। ठीक है, अब बात करेंगे ये अर्थशास्त्र की परिभाषा की हम बात कर रहे थे। पहले हम संसाधन की बात कर रहे थे कि संसाधन दुर्लभ है और संसाधन जो है अर्थशास्त्र को जन्म देता है जब उसका इस्तेमाल करना हम सीखते हैं। दूसरी बात, अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है ये हमने देखा। अर्थशास्त्र की यहाँ पर दो परिभाषा आपके सामने है। पहला कि संसाधन को चयन करना आपको अर्थशास्त्र सिखाता है और दूसरी बात संसाधन को विवेकशील तरीके से उपयोग में लाना अर्थशास्त्र आपको सिखाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अर्थशास्त्र के। देखिए, दो तरह की बात होती है, मतलब संसाधनों को और चॉइसेस को जो है हम दो तरीके से जो है उसको पूरा करते हैं। एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। व्यष्टि में एक इंडिविजुअल, एक इंसान की बात होती है, उसका क्या बजट है, उसकी क्या संसाधन है, उसकी आपूर्ति क्या है। और समष्टि में एक समुदाय, एक कम्युनिटी, एक देश, एक राज्य के जितने भी लोग हैं उसके बाद उसके सारे चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, उसके सारे मतलब जो है आपूर्ति को, उनके कह लें कि उस चीज़ को अगर हम एकजुट करके अगर उसको पढ़ते हैं तो समष्टि हो जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स के ब्रांच को अगर हम इंक्लूड कर दें, मतलब सारे ब्रांचेज को एक कम्युनिटी के साथ जो है जोड़ करके देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी एक इंडिविजुअल, एक किसी व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में और उसकी कंडीशन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ये आपको हम बता चुके।
तो आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि उपभोक्ता का संतुलन, उद्योग का संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु या साधन की कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत मांग, एक फर्म उत्पादन आदि। रुक जाते थोड़ा 2 मिनट। चलिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत इकाइयों के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, और उसका उदाहरण भी हमने देख लिया। तो अब प्रोफेसर बेल्डिंग के द्वारा इसका व्याख्या कुछ इस तरीके से है कि व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन। तो ये सब जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में आता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, अब ये हम बात कर लेते हैं। तो इसका है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय कितना है, उत्पादक व्यवहार, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र, वितरण के सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के ये क्षेत्र है। अब हम समष्टि के बारे में बात करते हैं। आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम एक इकाई के रूप में यानी कि अध्ययन करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र होगा। तो उदाहरण के लिए समान कीमत का स्तर, रोजगार का स्तर, विभिन्न आर्थिक चरों का अंतर संबंध, समग्र मार्ग, राष्ट्रीय आय आदि। तो यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र को वृक्ष कहा जाए, ठीक है, अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाए, वृक्ष कहा जाए, एक पेड़ कहा जाए, तो समष्टि अर्थशास्त्र को वन कहा जा सकता है। मतलब समझ लीजिए, बहुत ईजी बात में आप जो है इसका डेफिनेशन समझ सकते हो, लिख सकते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर एक पेड़ मान ले तो आप समष्टि अर्थशास्त्र को एक जंगल मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, एक इकाई है और ये एक राष्ट्रीय इकाई है, एक इंडिविजुअल इकाई है और एक राष्ट्रीय इकाई है। तो उदाहरण सामान्य कीमत तो हम बात कर लिए, तो इसका समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, राष्ट्रीय आय, रोजगार मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। तो अर्थव्यवस्था के अर्थ में क्या है कि अर्थव्यवस्था के आशय से एक क्षेत्र की उन सब उत्पादन इकाइयों के समूह है जिनमें लोग रोजी कमाते हैं। प्रोफेसर ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को संदर्भित करते हैं तो इससे अभिप्राय भारत की घरेलू सीमा से स्थित सभी उत्पादन इकाइयों के समूह से होता है, जिनके द्वारा उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय आदि की आर्थिक क्रियाएँ दिखती रहती है। तो अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या, उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश। तो यही 3 क्रिया होती है। आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है जो संसाधनों को दुर्लभ
के कारण उत्पन्न करती है। चूँकि मानव आवश्यकताएं क्या असीमित है, चूँकि हमारी इच्छा तो बहुत कह सकते हैं कि असीमित है, अभी कुछ चाहिए तो फिर कल कुछ और चाहिए होगा, तो उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। इससे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। प्रोफेसर एरियल रॉक कहते हैं कि आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता से दोहन की समस्या, मतलब आर्थिक समस्या निश्चित रूप से एक दोहन की समस्या है कि आप किसी चीज़ को दोहन ही करोगे तभी आर्थिक समस्या वो हमेशा बनी रहती है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है, मानव आवश्यकता असंख्य है, मतलब हमारी आवश्यकताएं की कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरा, इन आवश्यकताओं के पूर्ति के साधन सीमित है। और तीसरी बात है, संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है। ठीक है, इस वजह से भी जो है इस चीज़ों का जो है कह रहे दोहन हो रहा है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, मतलब क्या मतलब बनाया जाए जिसके वजह से जो है वो सबके लिए सस्ता हो, सबके लिए उपयोग के लायक हो और सबके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरी बात है कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है, तकनीक का कौन सा तकनीक का चयन किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मतलब हमारी कितनी बड़ी आबादी है, किसके लिए क्या उत्पन्न किया जाए। और चौथी बात है विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। तो इसके अंदर केंद्रीय स्तर पर जो है ये 4 समस्याएं होती हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक व्यक्ति का उसके ऊपर जो है कंट्रोल होता है। बाजार कारक यही होते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन है उसके ऊपर एक व्यक्ति का उसका स्वामित्व होता है और उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि लाभ कमाने के लिए वो ऐसा करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। यानी कि कितना डिमांड है, क्या समाधान है, कितना पूर्ति है, कितना डिमांड है, कैसे पूर्ति किया जाए, तो ये उसके ऊपर डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है ये निर्भर करता है। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें पूरा कंट्रोल केंद्र के साइड से होता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है, उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्माण केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, देखिए कई सारे अर्थव्यवस्था होती है, आप समझिएगा बात। पहला बाजार अर्थव्यवस्था, कैपिटल, जिसको आप कह लीजिए कि जो जिसके पास जितना पावर है वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। दूसरा केंद्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जो है सरकार जो है चीज़ों को कंट्रोल करती है, समाजवादी, ठीक है, ये समाजवादी भी आप इसको कह सकते हो। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि जो है निजी कंपनियां भी जो है काम करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, और सरकार भी जो है सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही चुना गया था। तो उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सीमा, तो देखिए इसको एक चक्र के रूप में आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, किस तरीके से उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ती है और किस तरीके से हमारी उत्पादन क्षमता कैसे कैसे घट जाती है। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है, मतलब उत्पादन की संभावना है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसकी क्या संभावना है, कितना हम उससे और ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स को जो है बना सकते हैं, तो उसकी संभावना क्या है। तो संसाधनों तथा उत्पादन की तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में वैकल्पिक क्या संभावना है उसको प्रकट करता है। इस उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है, ठीक है, और इस उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है, और इसे रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बात, उत्पादन संभावना ए, ठीक है, और बी, गेहूं टन में 150 किलो और 140 किलो, मशीन हज़ारों में 0 यहाँ 10, सीमांत अवसर लागत 10-10। तो देख सकते हैं कि एक उत्पादन संभावना यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लैंड है, कितना संभावना है कि उपजाने का, गेहूं टन में कितना 150, मशीन कितना है, तो सीमांत अवसर लागत कितना खर्च होगा उसको लगाने में। तो इसको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज़ ABCDEF में, आप देख सकते हो। तो तालिका दर्शाती है कि यदि सभी संसाधनों का गेहूँ के उत्पादन में लगाया जाए, मतलब जितना भी संसाधन यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या क्या उत्पादन के समाज, जैसे गेहूं टन में मशीन, सीमांत अवसर लागत, ये सब सारी चीज़ें जब उत्पादन के लिए लगाया जाए तो 150 टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो कि क्या हो रहा है, 150 टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। और यदि सभी संसाधनों के मशीनों के उत्पादन में लगाया जाए तो 50,000 मशीनों का उत्पादन हो सकता है, ठीक है। यदि सभी संसाधन को मशीनों के उत्पादन में लगाया जाए तो 50,000 मशीनों का उत्पादन हो सकता है। इनके मध्य कई संभावनाएं और भी है, इसे नीचे दिए गए वक्र द्वारा दर्शाया गया। तो देखिए पास 150, 125, 70, 75, 50, 25, 0। तो अब यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, मशीन हज़ारों में है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। अप्राय संयोग देख लीजिए यहाँ पर, तो यह वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। देख लीजिए नीचे की ओर ABCDEF कैसे नीचे की ओर ढालू होता है, तो नीचे की ओर ढालू बाएं से दाएं होता है। और इसका कारण यह है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए तो दूसरी वस्तु का उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। मतलब एक वस्तु का अगर उत्पादन करेंगे तो दूसरी में की कमी हो जाएगी। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर जो नंबर सिस्टम जो दिया गया है इसको गौर से देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको नोट्स की तरह मैं यहाँ पर डिस्कशन ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो आप इसको गौर करो, आप समझ में आ जाएगा। कई बार अगर आप पढ़ चुके हो तो ये आपको वक्र समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लग रहा है आपको टिपिकल, लेकिन ये टिपिकल है नहीं। नीचे की ओर जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन नीचे के संसाधन जो ऊपर है वो हमारा घट जाएगा।
तो यह वक्र क्या है, नतोदार होता है, ये मूल बिंदु की नतोदार होता है। इसका कारण बढ़ती हुई मांग, सीमांत अवसर लागत, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तु की इकाइयाँ त्याग कर देनी पड़ती है। और उत्पादन संभावना वक्र दाईं और खिसकाव संसाधन में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। मतलब आप देख सकते हो कि उत्पादन संभावनाओं का वक्र दाईं और खिसकाव संसाधन में, मतलब अगर ये दाईं और खिसकता है यानी कि ये वक्र आप जो देख रहे हो, तो इससे पता चलता है कि संसाधन के उत्पादन संभावना वक्र बाईं और खिसकाव के कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना के वक्र उन सभी कारणों से दाईं ओर खिसकेगा तो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता और संसाधनों की मात्रा तथा कुशलता में सुधार होगा। तो सीमांत विस्थापन दर की जाने वाली इकाइयाँ तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई अतिरिक्त इकाइयों का अनुपात MRT बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स देख सकते हो। तो सीमांत विस्थापन दर को सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं, क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी इकाइयों का अतिरिक्त लागत होता है। जब MOC बढ़ती है, यानी कि देख सकते हो आप इधर MOC मतलब हुआ सीमांत अवसर लागत, यानी कि अवसर लागत अगर बढ़ती है तो PPF मूल बिंदु के नतोदार होता है। ठीक है, जब MOC घटती है तो PPF मूल बिंदु के उन्नतार होता है। PPF देख लीजिए यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है, PPF समझ में आ रही बात, 1 मिनट। तो PPF मूल बिंदु के मतलब क्या आप मतलब मशीनों का मतलब क्या लागत लग रही है। ठीक है, ऋणात्मक ढाल मतलब लागत क्या है। ठीक है, PPF मूल बिंदु का उन्नतदार होता है। जब MOC स्थिर होती है तो PPF ऋणात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा होती है। एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। इस सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत भी कहा जाता है। उत्पादन संभावना सीमा PPF, ठीक है, तो उत्पादन संभावना सीमा PPF देख लीजिए, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधन तथा तकनीकी स्तर पर प्रयोग करके कर सकती है। ठीक है, दो बात समझिए, MOC आपका लागत है और PP संभावनाएं हैं। मतलब MOC जितना हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट करने के लिए, और दूसरी बात संभावनाएं कितनी है, जितना हम लगा रहे हैं उससे कितनी संभावनाएं बनती है, तो ये हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया, यहाँ पर देखिए PPC देखिए, इस बिंदु की ओर देखिए, चित्र 1, 2, 1.3, 1.4 देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दाईं ओर के खिसकाव के कारण क्या है, जो दाईं ओर के जो खिसकाव है तो संसाधन में वृद्धि हो रही है, तकनीकी प्रगति हो रही है। कौशल भारत अभियान, ठीक है, प्रशिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, योग प्रसार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत में बनाए निवेश, विदेशी पूंजी में वृद्धि। तो ये सब चीज़ें जो है चीज़ों को क्या देख सकती दिखा रही है कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में चल रही है। ठीक है, अब बाईं ओर खिसकाव के कारण देखिए, संसाधन में कमी, तकनीकी अवनति, बाईं ओर देखिए इधर, बाईं ओर देखिए इधर। ठीक है, तो संसाधन में कमी हो रही है, तकनीकी उन्नति में कमी हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, भूकंप आ रही है, सुनामी आ रही है, सूखा पड़ रहा है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, प्रवास है, लोग एक दूसरे से जगह छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, युद्ध हो रही है, आतंकवाद बढ़ावा हो रहा है। तो PPC में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब जो संभावनाएं हैं, यानी कि जो संभावनाएं हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बेरोजगारी को उन्मूलन कार्य करने सही प्रकोप देखने को मिलता है। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण। सकारात्मक की बात करें तो इसके अंतर्गत यथार्थ वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है और इसमें क्या था क्या है जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी, वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इन कथनों की जाँच संभव होती है। तो ये सकारात्मक है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसमें क्या होनी चाहिए कि संबंधित विश्लेषण किया जाता है। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, इसकी प्रकृति सुझाव देने की है। उदाहरण के लिए मतलब इसमें सिर्फ सुझाव दिया जाता है, इसमें सिर्फ एडवाइस की बात है। उदाहरण के लिए भारत में आय व धन की असमानताओं को कम करने के लिए सरकार और अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए, गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो ये बात हो गई। तो ये था हमारा पहला लेसन और आई होप ये नोट्स काफ़ी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी कारगर होगा आपको आपके एग्ज़ाम्स में सफलता दिलाने के लिए। ओके, थैंक यू।